नमस्कार दोस्तों, डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है नवीन लोक प्रशासन NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीन लोक प्रशासन से आशय लोक प्रशासन के सिद्धांत, विचारधारा या आंदोलन से है जो परंपरागत सिद्धांतों या विचारों में कुछ रूपांतरण करता है तथा कुछ पुरानी विचारों को हटा देता है और कुछ नए विचारों को जोड़ता है। जैसे नवीन लोक प्रशासन प्रासंगिकता, मूल्यपरकता, सामाजिक एकता व न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन आदि। 1960 के दशक में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण आरंभ हुआ। इसके कारण संपन्नता तो बढ़ी, लेकिन अनेक सामाजिक संस्थाएं अमेरिकी समाज में व्याप्त हुई, जैसे आर्थिक असमानता, गरीबी, गंदगी बस्तियां, प्रदूषण आदि। अमेरिकी संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना, वियतनाम युद्ध के पश्चात समस्याएं, वाटरगेट कांड में भ्रष्टाचार का उजागर होना, तत्कालीन प्रशासनिक मशीनरी के इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अनेक सेमिनारों, बैठकों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया गया। नंबर 1, 1961 में हनी प्रतिवेदन आया, जिसमें कहा गया कि लोक सेवकों को उच्च शिक्षा प्रदान किया जाए। नंबर 2, 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष J.C. चार्ल्सवर्थ थे। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन के सिद्धांतों एवं व्यवहार का विकास करना है। नंबर 3, 1968 में मिन्नो बुक का प्रथम सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष ड्वाइट वाल्डो थे। इसी सम्मेलन से नव लोक प्रशासन का व्यवस्थित रूप से उदय माना जाता है। नंबर 4, 1971 में फ्रैंक मोर्नी की पुस्तक टूवर्ड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव थी। नंबर 5, ड्वाइट वाल्डो की 1971 में एक पुस्तक आई जिसका नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टारबुलेरा महत्वपूर्ण रहा। उपर्युक्त सम्मेलन एवं पुस्तकें नवीन लोक प्रशासन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मिन्नो बुक सम्मेलन का विशेष हाथ है। यह अमेरिका के युवा वर्ग द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसमें निम्नलिखित 4 बातों पर विशेष बल दिया गया। नंबर 1, प्रासंगिकता, अर्थात यह माना गया कि लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं के निराकरण में उपयोगी होना चाहिए, न कि केवल अध्ययन के रूप में सीमित होना चाहिए, जैसा कि परंपरागत लोक प्रशासन एवं मनन तक ही सीमित था। नंबर 2, सामाजिक समानता एवं न्याय पर बल। इसमें माना गया कि लोक प्रशासन को अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए, सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ समानता का अर्थ सबकी समानता न होकर समानों में समानता है, जबकि परंपरागत लोक प्रशासन तटस्थता पर अधिक बल देता है, न कि प्रतिबद्धता पर। नंबर 3, मूल्यपरकता पर बल। यहाँ कहा जाने लगा कि सरकार को सेवाएं प्रदान करते समय आम जनता के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य जनहित है। परंपरागत लोक प्रशासन निरपेक्ष था। नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन पर बल। जहाँ परंपरागत लोक प्रशासन समाज की यथास्थिति को बनाए रखना था,
वहीं नवीन लोक प्रशासन ने सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। अतः गरीबों के उत्थान के लिए लोक प्रशासन को कार्य करना चाहिए। आर्थिक विषमता को दूर करना चाहिए ताकि अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को कम किया जा सके। नवीन लोक प्रशासन के इस विचार में ने लोक प्रशासन को समाज के लिए प्रासंगिक एवं क्रियाशील बना दिया। फलस्वरूप लोक प्रशासन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। अतः नवीन लोक प्रशासन की संरचना राजनीति में उत्तर व्यवहारवाद के बाद की तरह है। विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास। विकास प्रशासन। विकास प्रशासन का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। यह अपेक्षाकृत नया है। इसका मुख्य लक्ष्य विकासशील देशों का विकास करना है। विकास प्रशासन शब्द में विकास शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। विभिन्न विद्वान इसे अलग अलग रूप में देखते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह आधुनिक उत्पादकता के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्री इसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, जबकि प्रशासनिक या प्रशासक इसे नौकरशाही की प्रशासकीय कुशलता एवं क्षमता के रूप में देखते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्द के अनुसार विकास को उच्चतर पूर्णांतर एवं प्रौढ़ स्थिति की ओर बढ़ना बताया गया। विकास प्रशासन का शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1955 में एक भारतीय अध्येता U.L. गोस्वामी ने अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया में किया। विकास प्रशासन की अवधारणा सर्वप्रथम बिडनर ने प्रतिपादित किया। उन्होंने विकास प्रशासन को लक्ष्योन्मुखी तथा परिवर्तनोन्मुखी बताया। फ्रेडरिक जोसेफ पालोम्ब्रा ने इसे लोकप्रिय बनाया। विकास प्रशासन में उदय का मूल कारण यह था कि साम्राज्यवादी ताकतों का विकासशील देशों को लंबे समय तक गुलाम बनाया एवं उनका सामाजिक आर्थिक शोषण किया। जब एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी देश राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आई तो उनके विकास की समस्याएं प्रारंभ हुईं। अतः विकासशील देशों के विकास से विकास प्रशासन का संबंध जुड़ा है। विकासशील बहुआयामी अवधारणा है। इसका संबंध किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास से है, लेकिन आज इसमें सभी प्रकार के विकास समाहित हैं। न केवल प्रशासन विकास करें बल्कि प्रशासन का भी विकास हो, अर्थात संस्थागत परिवर्तन और प्रशासनिक विकास दोनों को शामिल किया गया है। एडवर्ड बिडनर के अनुसार विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए संगठन के कार्य का वर्णन करता है। यह कार्योन्मुखी या लक्ष्योन्मुखी पर विशेष बल देता है। रिंग्स के अनुसार विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों का प्रशासन बड़े संगठनों, खासकर सरकार की प्रणालियों, विकास लक्ष्यों, नीतियों के क्रियान्वयन से है। विकास प्रशासन का विश्लेषण करने के पश्चात निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं। नंबर 1, विकास प्रशासन उच्चतर स्थिति होने की अग्रसर प्रक्रिया है। नंबर 2, विकास प्रशासन निरंतर और प्रगतिशील प्रक्रिया है। नंबर 3, विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। नंबर 4, विकास प्रशासन तीसरी दुनिया के देशों की समस्याओं को हल करने का एक यंत्र व साधन है। नंबर 5,
विकास प्रशासन का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि प्रशासन विकास करे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रशासनिक विकास भी हो, अर्थात प्रशासन का भी विकास हो। नंबर 6, विकास प्रशासन पिछड़े समाज के परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण के साथ साथ बहुमुखी विकास का एक शासन तंत्र है। विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं: नंबर 1, परिवर्तनोन्मुखी। नंबर 2, विकासोन्मुखी। नंबर 3, प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबद्धता। नंबर 4, प्रशासनिक कार्यकुशलता। नंबर 5, आधुनिकीकरण। नंबर 6, जन आकांक्षाओं की पूर्ति। नंबर 7, आर्थिक विकास। नंबर 8, नौकरशाही का भय। एडवर्ड बिल्डनर के अनुसार विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। विकास प्रशासन का क्षेत्र। नंबर 1, लूथर गुलिक ने पोस्टकार्ड का सिद्धांत दिया। नंबर 2, प्रदत्त विधाएं या प्रत्यायोजन सिद्धांत का प्रचलन हुआ। ध्यान रहे कि प्रदत्त विधाएं का अर्थ है कि विधायिका द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने के लिए हस्तांतरित की गई शक्ति। कार्यपालिका नौकरशाही के माध्यम से कानून का निर्माण करती है, अतः प्रदत्त विधाएं से नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, प्रशासनिक सुधार का तथा प्रबंधकीय विकास। नंबर 4, लोक सेवकों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण। नंबर 5, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग एवं कंप्यूटर की उपयोगिता। नंबर 6, शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नंबर 7, जनसंपर्क एवं जन सहयोग। नंबर 8, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ढांचे का विकास। नंबर 9, क्षेत्रीय परिषदों का गठन। प्रशासनिक विकास एक नवीन अवधारणा है। इसका अर्थ है प्रशासन को निरंतर क्रियाशील बनाना, प्रशासनिक कुशलताओं को एक के बाद एक विकसित करना। वैसे तो विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर भी है। विकास प्रशासन का दृष्टिकोण व्यापक है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व तकनीकी सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विकास का संबंध प्रशासनिक विकास से संबंध है। तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत विशेष रूप से विकासशील देशों का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन को आगे बढ़ाने का पहला व्यवस्थित प्रयास 1952 में किया गया, जबकि अमेरिका स्थित पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरिंग हाउस में तुलनात्मक प्रशासन पर प्रिंसटन ने एक सम्मेलन किया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने इसकी मदद की। तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह की स्थापना 1960 में अमेरिका में हुआ। फ्रेड रिंग्स प्रारंभ से लेकर 1970 तक इसके अध्यक्ष रहे। बाद में रिचर्ड केवल इसके अध्यक्ष बने। इसकी गतिविधियों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है और 11 समितियों के माध्यम से यह कार्य करती है। समितियां एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप आदि देशों से संबंधित हैं। फ्रेड रिंग्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें निम्नलिखित 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। नंबर 1, मानवीय से आनुभविक या वैज्ञानिक। नंबर 2, विशिष्ट परख से सामान्य परख की ओर। नंबर 3, गैर पारिस्थितिकी से
पारिस्थितिकी की ओर। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का उद्देश्य। नंबर 1, किसी विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली की विशिष्टताओं का अध्ययन करना। नंबर 2, प्रशासनिक व्यवहार में संकर यानी मिश्रित संस्कृति एवं संकर राष्ट्रीय भिन्नताओं की उत्तरदायी घटकों की व्याख्या करना। नंबर 3, प्रशासनिक सुधारों के कार्यनीति को समझना। ध्यान रहे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन गैर पश्चिमी देशों, विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पश्चिमी देशों यानी विकसित देश की प्रशासनिक प्रणालियों से भिन्नता रखती है। इसलिए पहले से निर्मित मॉडल विकासशील देशों की समस्याओं को समझने में नाकाम रहा। इसलिए नई अवधारणाओं एवं मॉडलों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ। और तुलनात्मक लोक प्रशासन में मुख्य नाम फ्रेडरिक्स का आता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक फ्रेडरिक्स हैं। इन्होंने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया। नंबर 1, साला मॉडल। फ्रेडरिक्स ने मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही मॉडल को अपर्याप्त बताया, क्योंकि इसके द्वारा विकासशील समाजों की अति आच्छादन तथा विजातीय विशेषताएं अभिव्यक्त नहीं हो पाई। अतः रिंग्स ने साला मॉडल तथा समपार्श्वी समाज के मॉडल का प्रतिपादन किया। फ्रेडरिक्स ने बहुप्रकार्यात्मक समाज और अल्प प्रकार्यात्मक समाज के बीच के समाज को समपार्श्वी समाज माना और जो विशेष रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। इन्होंने इसकी निम्नलिखित 3 विशेषताएं बताया। नंबर 1, विजातीय। नंबर 2, औपचारिकता। नंबर 3, अति आच्छादन। फ्रेडरिक्स ने साला प्रारूप का प्रतिपादन किया। साला स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग लैटिन अमेरिकी देशों में सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। अल्प प्रकार्यात्मक समाज में इसे ब्यूरो कहा जाता है, जबकि बहुप्रकार्यात्मक समाज में इसे चैम्बर कहा जाता है। रिंग्स ने समपार्श्वी समाज में नौकरशाही के लिए साला शब्द का प्रयोग किया, जिसमें आदिकालीन और आधुनिक कालीन दोनों प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पाई गईं। सरकारी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुने जाते हैं, किंतु इसमें भाई भतीजावाद या घूस चलता है। साला अधिकारी समाज के कल्याण की जगह पर अपनी निजी उन्नति पर ध्यान देते हैं और वह नियमों कानूनों को व्यापक रूप से लागू नहीं कर पाते हैं। फ्रेडरिक्स ने निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अपना विचार दिया। नंबर 1, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। यह शब्द जीव विज्ञान से लिया गया है। फ्रेडरिक्स प्रशासनिक प्रक्रिया को एक व्यवस्था मानते हैं जिसका अपना परिवेश होता है, जिसमें यह कार्य करता है और इसके साथ यह प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यही प्रशासनिक व्यवस्था किसी समाज की एक उपव्यवस्था बन जाती है। फ्रेडरिक्स ने इसी सामाजिक व्यवस्था एवं प्रशासन के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया, अर्थात किसी देश का लोक प्रशासन उसके सामाजिक परिवेश से जिसमें वह कार्य करता है से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए समाज और प्रशासन के बीच हमें अंतःक्रिया को समझना चाहिए। नंबर 2, कृषि औद्योगिक मॉडल। रिंग्स ने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के आधार पर
विकासशील देशों का अध्ययन करने के लिए कृषि औद्योगिक मॉडल प्रस्तुत किया, अर्थात समाज को दो भागों में बांटा। उन्होंने कृषि प्रधान देश को कृषि एवं औद्योगिक प्रधान देश को औद्योगिक कहा। यह मॉडल रिंग्स ने चीन व अमेरिका को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया। रिंग्स के अनुसार एक निश्चित बिंदु पर समाज कृषि से औद्योगिक में रूपांतरण होता है। उसने कृषि और औद्योगिक समाज में निम्नलिखित अंतर किया। नंबर 1, कृषि समाज में आरोपित मूल्य होते हैं, जबकि औद्योगिक में उपलब्ध प्रधान मानक होते हैं। नंबर 2, कृषि में विशिष्टता होती है, जबकि औद्योगिक में सार्वभौमिकता होती है। नंबर 3, कृषि में सीमित सामाजिक तथा क्षेत्रीय गतिशीलता होती है, जबकि औद्योगिक में उच्चतर सामाजिक तथा क्षेत्रीय गतिशीलता होती है। नंबर 4, कृषि में भेदी वर्गीकरण की उपस्थिति है, जबकि औद्योगिक में लगभग समतामूलक समाज पाया जाता है। बाद में रिंग्स ने अनुभव किया कि एग्रीरिया देश एवं इंडस्ट्रियल जैसे संक्रमणकारी समाजों में इसका अध्ययन सहायक नहीं है। अतः सन 1957 में उन्होंने ट्रांससीसिया नामक अवस्था के साम्यवादी व्यवस्था किया, जो मिश्रित समाज को प्रतिपादन करता है। फ्रेड रिंग्स ने निम्नलिखित 3 प्रकार के समाज की चर्चा की। नंबर 1, बहुप्रकार्यात्मक समाज। इसे अंग्रेजी में फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं। रिंग्स ने समाजवादी चीन और क्रांति के पूर्व सामी थाईलैंड को चुना। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समाज होता है जिसमें सरकार राजनीतिक कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जनता सरकार या राजा के आदेश को मानने के लिए बाध्य होती है। नंबर 2, अल्प प्रकार्यात्मक समाज। इसे अंग्रेजी में डिफेक्टेड सोसाइटी कहते हैं। यह समाज सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इनके व्यवहार में भेद नहीं होता। आर्थिक व्यवस्था बाजार व्यवस्था पर आधारित होती है। इसमें बुली वर्ग संरचना होती है। यह यूरोपीय वर्ग समाज की खुली मॉडल है। रिंग्स ने इसे बाजारीकृत या मार्केटाइज मॉडल कहा। नंबर 3, समपार्श्वी समाज। इसे प्रिग्मेटिव सोसाइटी कहते हैं। यह बहुप्रकार्यात्मक समाज और अल्प प्रकार्यात्मक के बीच का समाज है और इसका संबंध विशेष रूप से विकासशील देशों से है। इसमें कृषि और औद्योगिक दोनों व्यवस्था पाई जाती है। बाजार कैंटीन मॉडल। समपार्श्वी समाज में अर्थव्यवस्था को रिंग्स ने बाजार कैंटीन व्यवस्था का नाम दिया, जैसे क्रिप्टो का निश्चित न होना, मूल्यों का समूहन, अभिजन वर्ग का हस्तक्षेप आदि चलता रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था बहुप्रकार्यात्मक और अल्प प्रकार्यात्मक समाज में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।